हेलो। बेल बजते ही उदयवीर राणा ने फोन कान से लगाया। जनाब, दूसरी तरफ से आवाज आई। इंस्पेक्टर सूरज सिंह को देवराज चौहान के बारे में खबर देने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मतलब? उदयवीर गुर्राया। सूरज सिंह अकेला ही उस होटल में देवराज चौहान और जगमोहन के पास पहुंचा, वो भी सादी वर्दी में। और 1 डेढ़ घंटे बाद जब बाहर निकला तो चेहरे पर दाढ़ी मूछ लगा रखी थी। साथ में देवराज चौहान और जगमोहन थे। उनके बीच दोस्ती के भाव नजर आ रहे थे। रामजादा। जी? वो इंस्पेक्टर देवराज चौहान के साथ मिल गया है शायद, पैसे के लालच में। उदयवीर ने गुर्राहट भरे स्वर में कहा। मैंने तो सोचा था वो पुलिस फोर्स के साथ देवराज चौहान और जगमोहन को घेर लेगा। दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। अब उन तीनों की पोजीशन क्या है? क्या कर रहे हैं? वो कार में जा रहे हैं, मैं और भिमौरी उनकी कार के पीछे हैं। उदयवीर राणा के चेहरे पर दरिंदगी के भाव नजर आ रहे थे। उनका निशाना ठीक से ले सकते हो? निशाना? उन्हें खत्म करना है। नहीं जनाब, इस वक्त उन्हें निशाने पर लेना ठीक नहीं होगा। क्यों? तुम्हारे साथ भिमारी भी तो है। भिमारी इस वक्त कार ड्राइव कर रहा है। उनके पीछे लगे रहो। जब वो कार रोकें तो तब उन्हें निशाने पर ले लेना। नहीं सर, निशाना चूक गया तो वो हमें शूट। साले कुत्ते, जब काम का वक्त आता है तो बहानेबाजी करने लग जाते हो। जब मेरे नोट खाते हो तब कुछ नहीं होता। उदयवीर खा जाने वाले स्वर में बोला। दूसरी ओर से कोई उत्तर ना आया। सुन रहे हो क्या मर गए हो? जी हूं। तो कान खोलकर सुनो, उदयवीर ने सख्त स्वर में कहा। उस कार का पीछा करते रहो। वो किसी ऐसी मुनासिब जगह पर रुकें जहां उन्हें कुछ देर ठहरना हो तो फौरन मुझे फोन करना। मैं खुद आऊंगा गनमैनों को लेकर, उन कुत्तों को खत्म करने। मेरे भाई को मारकर वो बच नहीं सकते। अगला दृश्य। उसने फोन बंद करके भिमारी को देखा। चेहरे पर सख्ती के भाव थे। भिमारी ने उसके चेहरे पर निगाह मारी। क्या हुआ मंगल? उदयवीर मुझे बहुत गालियां निकालता है। मंगल ने दांत भींच कर कहा। वो तुझे क्या, सबको गालियां देता रहता है। भिमारी हंसा। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मंगल गुर्राया। मुझे गालियां सुनना पसंद नहीं। सुननी पड़ेंगी। उदयवीर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा तो वो तुझे गोली मार देगा। कहने के साथ ही भिमारी ने आगे जा रहे देवराज चौहान की कार को देखा। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। वाहनों की तीव्र हेडलाइट हर तरफ चमकती नजर आ रही थी। भिमारी, मंगल का स्वर भिजा हुआ था। बोल। धर्मवीर मर चुका है? देवराज चौहान ने उसे शूट कर दिया है? हाँ। उदयवीर अकेला रह गया। पहले दोनों भाई मिलकर मोहनलाल जोगी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और उनकी दौलत भी खत्म हो गई थी। जोगी ने इनके धंधों का भी बुरा हाल कर दिया था। ऐसे में दोनों भाई जोगी की दौलत लूटकर अपना नुकसान पूरा करना चाहते थे, जो कि नहीं मिली, और धर्मवीर भी मारा गया। अब अकेला बिना दौलत का उदयवीर अपनी ताकत गंवा चुका है और जोगी अब उसे ताकतवर बनने का मौका नहीं देगा। पहला मौका पाकर उदयवीर को खत्म कर देगा। बीमारी ने सहमति में सिर हिलाया। सही बात कही तूने। उदयवीर के साथी भी उसका साथ छोड़कर जोगी के पास पहुंच जाएंगे।
या कहीं और भाग जाएंगे? ठीक। हमें भी हरामजादे उदयवीर का पीछा छोड़ देना चाहिए। इतना आसान नहीं है पीछा छुड़ाना। ऐसा है तो उदयवीर से पीछा छुड़ा लेते हैं। कैसे? भिमौरी की आंखें सिकुड़ी। उदयवीर देवराज चौहान के पीछे है। धर्मवीर की मौत का बदला लेना चाहता है। भिमौरी ने मंगल पर निगाह मारी, फिर सामने देखने लगा। उदयवीर ने कहा है कि देवराज चौहान जहां रुके उसे खबर कर दी जाए। वो खुद आएगा गनमैनों के साथ। यदि उसके पहुंचने से पहले देवराज चौहान को सावधान कर दिया जाए कि उदयवीर क्यों आ रहा है, तो मेरे ख्याल से जीत देवराज चौहान की होगी। और उदयवीर की गोलियों का और उदयवीर की गालियों का सुनना भी बंद हो जाएगा। कहते हुए मंगल की आवाज में दरिंदगी आ गई थी। ड्राइव करते हुए बीमारी ने जरा सा पहलू बदला। खतरनाक खेल है। उदयवीर जीत भी सकता है। जीत गया तो देर सवेर में जोगी के आदमियों ने उसे शूट तो करना ही है। जो भी हो, उदयवीर को इस बात की खबर तो लगने से रही कि मैंने उसके पहुंचने के बारे में देवराज चौहान को बताया था। भिमारी ने मंगल को देखा। मंगल ने उसे देखा। हो जाए? मंगल ने उसकी आंखों में देखते हुए वहशी स्वर में कहा। भिमारी स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए हंस पड़ा। हो जाए। अगला दृश्य। नियॉन साइन के रूप में रेस्टोरेंट का बोर्ड चमक रहा था। जगमोहन ने रास्ते में पड़ने वाले उसी रेस्टोरेंट के सामने कार रोकी और इंजन बंद कर दिया। डिनर नहीं किया, कुछ खा लेते हैं, जगमोहन ने कहा। नहीं, इंस्पेक्टर सूरज सिंह के होठों से निकला। कोई मुझे पहचान लेगा। कोई नहीं पहचानेगा। भूल गया? दाढ़ी मूंछ चिपका रखी है। चल। जगमोहन सूरज सिंह के साथ बाहर निकला। कार में बैठे बैठे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तुम चलो, मैं आता हूं, देवराज चौहान ने कार से बाहर निकलते हुए कहा। जगमोहन कुछ पूछने को हुआ कि फिर सिर हिलाता हुआ सूरज सिंह को साथ लिए पलट गया। रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार पर जा बैठे। देवराज चौहान ने कार से टेक लगाई और कश लेकर सड़क की तरफ देखा। जिस कार को वो शुरू से ही अपनी कार के पीछे आता देख रहा था, वो कार कुछ फासले पर सड़क के किनारे रुक चुकी थी और उसमें से अभी तक कोई भी बाहर नहीं निकला था। देवराज चौहान ने जानबूझकर जगमोहन को पीछे आने वाली कार के बारे में बताया नहीं था, ये सोचकर कि पीछे वाली कार में इंस्पेक्टर सूरज सिंह के साथ ही पुलिस वाले भी हो सकते हैं, जिन्हें सूरज सिंह उनके पास आने से पहले आड़े वक्त के लिए उस होटल के बाहर ही निगरानी पर छोड़ आया हो। पुलिस वालों से झगड़ा करने के हक में देवराज चौहान कभी नहीं रहा, इसलिए इन लोगों से वो अपने ही ढंग से खामोशी से निपटना चाहता था। कुछ पल बीत जाने पर भी उस कार में से कोई बाहर नहीं निकला तो देवराज चौहान अपनी जगह से हिला और शांत भाव से उस कार की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। मंगल, भिमारी दांत भींचकर बोला। वो इधर ही आ रहा है। मतलब कि देवराज चौहान को पीछा किए जाने का मालूम है? मंगल का स्वर सतर्क था। अब क्या करना है? मंगल कुछ नहीं बोला। कार दौड़ा लूं या? भागने की कोई जरूरत नहीं है, मंगल उसकी बात काटकर बोला। हम देवराज चौहान के खिलाफ नहीं चल रहे। ये बात देवराज चौहान को तो मालूम नहीं है। पास आकर उसने रिवॉल्वर निकाल ली तो हमें भी। चुप रह, वो आ गया। देवराज चौहान पास पहुंचा। झुकते हुए उसने कार के भीतर झांका। हेलो। मंगल और भिमारी की निगाहें मिली। तभी फुर्ती के साथ देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और खुली खिड़की से हाथ भीतर करके स्टीयरिंग सीट पर बैठे भिमारी की छाती से नाल सटा दी। दोनों चौंके। ऐसे किसी मौके पर रिवॉल्वर निकालने को वो तैयार थे,
परंतु उन्हें वो वक्त नहीं मिल पाया। वैसे भी देवराज चौहान इस तरह रिवॉल्वर निकाल लेगा, उन्हें ये आशा नहीं थी। बहुत देर से पीछे लगे हो, किसने भेजा है? दोनों चुप। जवाब दो। देवराज चौहान की आवाज में कठोरता आ गई। हमारे इरादे बुरे नहीं हैं। भिमारी के होंठों से फंसा सा स्वर निकला। रिवॉल्वर हटा लो। अपने अच्छे इरादे बताओ। भिमारी ने दांत भींच लिए। रिवॉल्वर हटाकर बात करो। आराम से बात। आराम से भी बात हो जाएगी। पहले मेरी बात का जवाब दो। देवराज चौहान का स्वर कठोर ही था। बातों के दौरान अगर हथियार वगैरह निकालने की कोशिश की तो ऐसा नहीं होगा, भिमारी बोला। अगर ऐसा कुछ करने का हमारा इरादा होता तो जब तुम पास आ रहे थे तभी हम रिवॉल्वरें निकाल लेते, गोली भी मार देते, लेकिन तुम्हारे लिए हमारी नीयत खराब नहीं है। तो अपनी ठीक नीयत बताओ। क्षणिक खामोशी के बाद मंगल बोला, हम उदयवीर राणा के आदमी हैं। जो भी कहना है एक ही बार में कहो। उदयवीर के कहने पर हमने इंस्पेक्टर सूरज सिंह को फोन करके तुम्हारे बारे में खबर दी। उदयवीर का ख्याल था कि सूरज सिंह घेराबंदी करके होटल में डकैती के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा या शूट कर देगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूरज सिंह तुम्हारे पास अकेला आया और अब तुम लोगों के साथ है। उदयवीर को जब यह सब मालूम हुआ तो उसने कहा कि तुम लोग जहां भी रुको उसे खबर दी जाए ताकि वो खुद गनमैन लेकर आए और तुम्हें खत्म कर दे। तो इसे तुम अपनी अच्छी नीयत कहते हो? अभी कहानी बाकी है। कहो। हम दोनों में ये प्रोग्राम तय था कि उदयवीर को तुम्हारे रुकने की खबर देकर उसके बाद तुम्हें बता देंगे कि उदयवीर आ रहा है और तुम उदयवीर को ऐसे में आसानी से निपटा दोगे। उदयवीर से दगाबाजी क्यों? वो हमें पसंद नहीं है, मंगल सिंह गुर्राया। साला हमेशा गालियां देता रहता है, अपने आप को सबका बाप समझता है और बीच से खोखला है। धर्मवीर की मौत के बाद उसकी आधी हिम्मत रह गई है, लेकिन उस आधी हिम्मत में भी दमखम नहीं बचा। जोगी से झगड़े में वो अपनी दौलत खत्म कर बैठा है। जोगी उसके धंधों को काफी हद तक तबाह कर चुका है। मतलब कि अब उदयवीर इस हालत में नहीं रहा कि उसका साथ दिया जा सके। देवराज चौहान बारी बारी से अंधेरे में दोनों को देखता रहा। हम उदयवीर का साथ छोड़ना चाहते हैं और उदयवीर हमें ऐसा नहीं करने देगा। उसे मालूम हो जाए कि हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमारी जान ले लेगा। इसलिए हमने सोचा कि उदयवीर को तुमसे भिड़वा दें। इस वक्त है कहाँ उदयवीर? ये नहीं मालूम, वो खुद को छिपा कर रखता है। दो क्षणों के मौन के पश्चात देवराज चौहान ने कहा, अपनी रिवॉल्वरें मुझे दो। क्या? रिवॉल्वरें? कुछ पलों की हिचक के बाद दोनों ने अपनी रिवॉल्वरें देवराज चौहान को दे दी। रिवॉल्वरों को देवराज चौहान अपनी जेब में डालता हुआ बोला, उदयवीर को फोन करो और उससे बोलो कि हम इस रेस्टोरेंट में हैं। मंगल ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया, फिर मोबाइल फोन पर उदयवीर से बात की। जनाब, मैं मंगल बोल रहा हूं। देवराज चौहान के बारे में बताओ। उदयवीर का गुर्राता हुआ स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान अभी सामने के रेस्टोरेंट में गया है, शायद उसका डिनर लेने का प्रोग्राम है। साथ में जगमोहर और इंस्पेक्टर सूरज सिंह भी है। मेरे ख्याल से उन्हें यहाँ कुछ वक्त लगेगा। आप देवराज चौहान को आसानी से शूट कर सकते हैं। कहने के साथ ही मंगल ने रेस्टोरेंट का पता ठिकाना बताया। तुम वहीं रहना, मैं गनमैनों को लेकर वहां पहुंच रहा हूं। मेरे पहुंचने से पहले वहां से निकले तो उन्हें किसी न किसी बहाने रोकना। आधे घंटे में आ रहा हूं मैं। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। मंगल ने स्विच ऑफ करके फोन डैशबोर्ड में रखा और बोला,
उदयवीर आधे घंटे में आ रहा है। होंठ भींचे देवराज चौहान ने भिमारी की छाती से रिवॉल्वर हटा ली। मंगल और भिमारी बाहर निकले। यहां आकर वो कहाँ रुकेगा? यहीं आसपास कहीं भी। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाई और बोला, मैं बताता हूं उदयवीर के आने पर तुम दोनों ने क्या करना है। देवराज चौहान ने बताया। उन दोनों ने ध्यान से सुना। ये काम तो हम कर लेंगे, मंगल ने विश्वास भरे स्वर में कहा। ध्यान रखना, देवराज चौहान की आवाज में तीखापन आ गया। अगर कहीं पर भी किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम। किसी वहम में मत पड़ो, भिमारी कह उठा। हम साफ मन से तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हमारे रिवॉल्वर वापस दे दो, बेशक उसमें से गोलियां निकाल लो, ताकि चैम्बर फिर से भर सको। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास फालतू राउंड नहीं है। फिर खाली रिवॉल्वर की क्या जरूरत पड़ गई? उदयवीर आएगा, उसके सामने किसी मौके पर हाथों में रिवॉल्वर पकड़ने की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? देवराज चौहान ने अपनी रिवॉल्वर जेब में डाली और उन दोनों की तलाशी ली। उनके पास फालतू राउंड नहीं थे। देवराज चौहान ने उनकी रिवॉल्वरें खाली करके उन्हें वापस की। इस पर भी उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझकर देवराज चौहान ने मंगल से कहा, रेस्टोरेंट में जाकर जगमोहन को बुला लो। मैं? हाँ, बोलना मैंने बुलाया है। मंगल सिर हिलाकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। उस वक्त रात के 11:30-12 बजने जा रहे थे। रात का गहरा अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। कभी कभार सड़क से कोई वाहन निकल जाता था। देवराज चौहान, जगमोहन और इंस्पेक्टर सूरज सिंह पास ही अंधेरे में छिपे बैठे थे। सूरज सिंह को मालूम हो गया था कि उदयवीर राणा आने वाला है। कम से कम 50 बार हाथ पैर जोड़कर कह चुका था कि उसे जाने दिया जाए। वो उदयवीर के मामले में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जगमोहन ने उसे वहीं दबाए रखा। उनकी निगाहें भिमारी और मंगल की कार पर थी, जो उनसे कुछ ही दूरी पर रेस्टोरेंट की नियॉन साइन की रोशनी में स्पष्ट नजर आ रही थी। दोनों पास ही खड़े थे। आधा घंटा हो चुका है, उदयवीर पहुंचा नहीं, जगमोहन बोला। आने वाला होगा। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तुम्हें पक्का विश्वास है कि उदयवीर के ये दोनों आदमी वही करेंगे जो तुमने कहा है? उनकी आवाज और चेहरों से तो ऐसा ही लगता है कि वो सच कह रहे हैं। अगर ये गड़बड़ कर रहे हैं तो उदयवीर राणा आते ही उनके इशारे पर इस तरफ गोलियां बरसाने लगेगा और सबसे पहले मैं ही मरूंगा। सूरज सिंह तीखे स्वर में कह उठा। जगमोहन कुछ कहने लगा कि तभी वहां इंजन की तेज आवाज गूंजी और एक वैन वहां आकर तेजी से रुकी और आनन फानन उसमें से 8 हथियारबंद आदमी बाहर निकले। ठीक तभी वैन के पीछे पीछे कार आकर रुकी और दरवाजा खोलकर उदयवीर राणा बाहर निकला। भिमारी और मंगल तुरंत उदयवीर के पास पहुंचे। कहाँ हैं वो लोग? उदयवीर राणा ने दांत भींचकर बोला। वो रेस्टोरेंट में ही है, मंगल जल्दी से बोला। कभी भी बाहर आ सकते हैं। उदयवीर गुर्राया और गनमैनों को देखते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाला। चलो, उन तीनों को देखते ही भून देना है। जनाब, भिमारी ने टोका। ये तो मामूली सा काम है, आपके जाने की क्या जरूरत है? उस कुत्ते ने भाई को मारा है मेरे, उदयवीर ने दांत भींचकर कहा। मैं अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता हूं। देवराज चौहान मेरे निशाने पर आ गया तो भाई की आत्मा की शांति मिलेगी। जनाब, तभी मंगल धीरे से कह उठा। जरा 2 कदम इधर भी आइए, खास बात है। बाद में, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। ये बात बाद में काम नहीं आएगी, पहले सुन लेना ही बेहतर होगा जनाब। उदयवीर राणा ने दांत भींचकर मंगल को देखा, फिर 5-6 कदम दूर जाकर जा पहुंचा। मंगल उसके साथ था।
भिमारी भी पीछे पीछे आ गया। क्या है? उदयवीर राणा दांत भींचकर कुर्राया। जनाब, मंगल फुसफुसाने वाले स्वर में बोला। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। आपका गुलाम हो इसलिए मालिक का तो भला ही चाहूंगा। आप इस वक्त गुस्से में हैं और हालातों को शायद ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे। गलती आपकी भी नहीं है। अगर मेरे भाई को भी किसी ने इस तरह मारा होता तो शायद मेरा हाल इससे भी बुरा होता। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैं समझ रहा हूं जनाब, मंगल जल्दी से कह उठा। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे बड़े हैं। आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। आप क्यों जाते हैं खतरे में? आपके गनमैन तो हद से ज्यादा काबिल हैं। वो देवराज चाहन से निपट लेंगे। जरा सोचिए, अगर देवराज चाहन को गोली चलाने का मौका मिल गया और वो गोली आपको लग गई तो जोगी खुश हो जाएगा कि? उदयवीर राणा के होंठों से एक खतरनाक गुर्राहट निकली। मान लीजिए किसी तरह अब भी देवराज चाहन बच बच गया तो आप फिर कभी उसका निशाना ले सकते हैं। आपका सलामत रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप यहीं रहिए। गनमैनों को भीतर भेज दीजिए। अगर देवराज चांद किसी तरह बचकर बाहर निकलता है तो हाँ, यहाँ से हम उसका निशाना ले लेंगे। लेकिन भीतर जाकर खुद को खतरे में मत डालिए। मंगल ठीक कह रहा है जनाब। भिमारी फौरन कह उठा। तुम लोग ठीक कहते हो, उदयवीर राणा ने दांत भींच कर कहा। उससे मैं वास्तव में मैं गलत कदम उठाने जा रहा था। मुझे भीतर नहीं जाना चाहिए। कहने के साथ ही वो वहां से हटकर गनमैनों के पास पहुंचकर बोला, तुम लोग भीतर जाओ और देवराज चाहन के साथ उसके साथियों को भी भून दो। ये सब करने से पहले भीतर पहुंचते ही घेराबंदी कर लेना कि वो बाहर ना निकल सके। हथियार संभाले गनमैन तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ चले। जब वो निगाहों से ओझल हो गए तो क्रोध में डूबे उदयवीर राणा ने सिगरेट सुलगाई। अगला दृश्य। देवराज चौहान, जगमोहन और इंस्पेक्टर सूरज सिंह की निगाह उदयवीर राणा पर ही थी। इसे इतनी पास देखकर मेरा तो दिल घबरा रहा है, सूरज सिंह रूखे स्वर में बड़बड़ाया। गनमैन रेस्टोरेंट में प्रवेश कर चुके थे। रास्ता साफ है, जगमोहन कड़वे स्वर में कह उठा। मैं उदयवीर के पास जा रहा हूं। देवराज चौहान एकटक उदयवीर को देख रहा था। जब पास पहुंच जाऊं तो तुम कार लेकर वहां पहुंच जाना। कार में लाद कर ले चलना इसे? हाँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान उठा, जेब से रिवॉल्वर निकाली और आगे बढ़ गया। सूरज सिंह ने घबराकर जगमोहन को देखा। कुछ नहीं होगा, जगमोहन उठते हुए बोला। तुम कार लेने जा रहे हो? सूरज सिंह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। हाँ, और अब वापसी नहीं होगी। तुम्हें 50 लाख चाहिए तो साथ चलो। साथ में उदयवीर भी होगा? हाँ। वो मारेगा मुझे। चिंता मत कर, मेरे साथ रहकर बहादुर बन जाएगा। आजा। पूरा मार कर ही दम लोगे? वो 50 लाख वाली बात याद है ना? चिंता मत कर, कह दिया तो कह दिया, नोट खरा। अगला दृश्य। देवराज चांद चंद कदमों पर ही था कि उदयवीर राणा की निगाह उस पर जा टिकी और पलक झपकते ही उसे पहचाना तो चौंका। चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। मंगल और भिमारी भी उसे देखने लगे थे। देवराज चौहान? हक्के बक्के से उदयवीर के होंठों से निकला। तब तक देवराज चौहान पास पहुंच चुका था। हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। मंगल ने जल्दी से रिवॉल्वर निकाली और उदयवीर के हाथों में थमा दी। जनाब, ले लीजिए अपने भाई की मौत का बदला। गोली मार दीजिए इसे। उदयवीर राणा को जैसे होश आया। दांत भींचकर उसने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। एक के बाद एक ट्रिगर दबाता चला गया, लेकिन कोई गोली नहीं निकली। देवराज चाहन ने बांह ऊपर उठाई और रिवॉल्वर की नाल उदयवीर की छाती से लगा दी। उदयवीर, देवराज चाहन कठोर स्वर में बोला, मेरी रिवॉल्वर खाली नहीं है। उदयवीर ने अचकचाकर पास खड़े मंगल को देखा।
जनाब जी, मंगल दांत फाड़ कर कह उठा। लगता है चैम्बर खाली ही रह गया। गोलियां भरना भूल गया। लाइए, मैं गोलियां भर देता हूं। गद्दार! उदयवीर ने दांत पीसे। तुम। तभी इंजन की आवाज गूंजी और कार पास आकर रुकी। जनाब जी, भिमारी व्यंग से कह उठा। लाइए, मैं गोलियां भर दूं। उदयवीर राणा के होंठों से गुर्राहट निकली। कार में बैठो। देवराज चौहान दांत भींच कर बोला। देवराज चौहान, मैं। चुप। कार में बैठो। रिवॉल्वर की नाल बदन से सटी थी। दगाबाजी का सबूत बने मंगल और भिमारी पास में खड़े थे। कार में बैठने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। देवराज चांद ने उसकी पीठ पर रिवॉल्वर की नाल लगाई और कार की तरफ धकेला। तभी मंगल आगे बढ़ा और उदयवीर की जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। आपकी रिवॉल्वर तो भरी होगी जनाब जी। मंगल पीछे हटता हुआ बोला। मेरे काम आएगी। रामजादा। कार की ड्राइविंग सीट पर जगमोहन था। बगल में इंस्पेक्टर सूरज सिंह था। सूरज सिंह डरा सा बैठा था। वो खुद को चूहा महसूस कर रहा था जो शेरों के बीच आ फंसा है। देवराज चौहान उदयवीर को लिए कार के पीछे वाली सीट पर जा बैठा। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। उदयवीर का चेहरा अब सफेद पड़ने लगा था। देवराज चौहान की रिवॉल्वर उसके शरीर के साथ सटी थी। इंस्पेक्टर सूरज सिंह चेहरे पर चिपकी दाढ़ी मूछ को हाथ जमाकर ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि उदयवीर उसे पहचान न सके। तुम्हारे आदमी मेरा शिकार करने रेस्टोरेंट में गए हैं? देवराज चौहान सर्द स्वर में बोला। तुमने मेरे भाई की जान ली है? उदयवीर ने दांत भींचकर कहा। मैं। हाँ। धर्मवीर को मैंने मारा है। अब तुम्हारी बारी है। देवराज चौहान की आवाज में मौजूद सर्द भाव और गहरे हो गए। क्योंकि तुमने मुझे अपने झूठ के जाल में फंसाकर मुझसे धोखेबाजी की है। यहाँ की पुलिस की नजरों में मुझे मुजरिम बनाया। पहले मुझे फंसाया और फिर मेरा हमदर्द बनकर मुझे मुसीबत से निकालने का ड्रामा किया। मेरे कंधों पर पांव रखकर तुमने बहुत ऊंची छलांग लगाने की कोशिश की ताकि जोगी का वजूद खत्म कर सको। लेकिन तुम्हारी ऊंची छलांग तुम्हारे लिए घातक बन गई। तुमने सोचा नहीं था कि सतवीर सिंह वाला नकली मामला मेरे सामने खुल जाएगा। वो सब करना मेरी मजबूरी थी। उदयवीर राणा दांत पीस कर रह गया। योगी ने हमें कंगाल बना दिया है। हमारे धंधे तबाह कर दिए हैं। मुझे दौलत चाहिए थी ताकि। मैं तुम्हारे दुख दर्द सुनना नहीं चाहता। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मैं तुम्हारे कान में सिर्फ इतना डालना चाहता हूं कि जो धोखेबाजी तुमने की, तुम्हारे भाई की मौत उसी का नतीजा है। और अब तुम भी उसी धोखेबाजी की वजह के कारण मरने जा रहे हो। उदयवीर राणा ने अंधेरे में देवराज चौहान को देखा। शायद मेरा ख्याल गलत था कि मैं तुमसे अपना काम निकाल लूंगा। एकाएक उदयवीर राणा ने ठंडी सांस रोककर कहा। मैं अपनी गलती मानता हूं देवराज चौहान। अब इस मामले को हमें यहीं खत्म कर देना चाहिए। अपने अपने रास्तों पर लगकर हमें अलग हो जाना चाहिए। अपना रास्ता? देवराज चौहान ने होंठ भींचकर कहा। ठीक कहते हो। अब हमें अपने अपने रास्तों पर ही जाएंगे। अब हम अपने अपने रास्तों पर ही जाएंगे। मुझसे धोखेबाजी के बाद तुम्हारा रास्ता अब ऊपर की तरफ जाता है। कार रोको जगमोहन। भूल जाओ सब कुछ। उदयवीर सूखे होंठों पर जीभ फर कर बोला। मैं हार मानता। कुछ देर पहले तो गनमैनों को साथ लेकर मुझे मारने आए थे और अब गर्दन पकड़ में आई तो हार मान गए। नंबरी कमीने हो। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। जगमोहन सड़क के किनारे कार रोक चुका था। दरवाजा खोलो और बाहर निकलो। मुझे मारोगे तो नहीं? उदयवीर राणा के सर मौत के भय से कांप रहा था। बाहर निकलो। रिवॉल्वर की नाल की चुभन उसके शरीर पर बढ़ी।
उदयवीर राणा कार का दरवाजा खोलते हुए भय भरे स्वर में कह उठा, प्लीज देवराज चौहान, मेरी जान मत लेना। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे मत मारना। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं माफी मांगता हूं। मैं वो कार से बाहर आ चुका था। देवराज चौहान की आंखों में मौत के भाव उभरे। उदयवीर, अगर अभी तेरे हाथ में रिवॉल्वर आ जाए तो सबसे पहले मुझे मारेगा। तेरे जैसों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, फिर भी मैं तेरे को चांस देता हूं। थैंक यू, थैंक यू। उदयवीर ने जैसे चैन की सांस ली। तू भाग ले। मैं सिर्फ एक बार तेरा निशाना लूंगा। अगर तू बच गया तो तेरी किस्मत, मर गया तो बुरी किस्मत। देवराज चौहान के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उदयवीर राणा एकाएक पलटा और भाग खड़ा हुआ। रात के सन्नाटे में जूतों की ठक ठक गूंज रही थी। ये तो भाग गया। सूर्य सिंह के सूखे गले से हड़बड़ाया सा स्वर निकला। तो तेरी जान क्यों खुश्क हो रही है? जगमोहन के होंठों पर मुस्कान उभरी। देवराज चौहान ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उदयवीर राणा हर पल दूर होता जा रहा था। दांत भींचे देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया। दो पल हाथ वैसे ही रहा, फिर उंगली हिली और रात के सन्नाटे में कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। गोली उदयवीर राणा के सिर पर लगी। तीव्र झटके के साथ वह नीचे गिरा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और वापस कार में आ बैठा। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। वाह! इंस्पेक्टर सूरज सिंह ताली बजाकर खुशी से पागल होता हुआ कह उठा, क्या निशाना है! एक गोली और मामला खत्म। जगमोहन ने कार ड्राइव करते हुए सूरज सिंह पर नजर मारी। तू इतना खुश क्यों हो रहा है? खुश ना हूं तो और क्या करूं? सारा मामला निपट गया। अब नोट मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जगमोहन व्यंग भरे स्वर में कह उठा। कहाँ है? चिंता मत कर यार, मेरे पास है। तू कार रोको, मुझे नोट दो, मैं चलूं। तेरे को पहले ही बोला था कि शहर की सीमा पर तेरे को छोड़ेंगे, वहीं नोट दूंगा। 5 मिनट की बात है, इतना सब्र कर सकता है? हाँ हाँ, सूरज सिंह ने दांत फाड़े। 5-7 मिनट तो निकाल ही सकता हूं। देवराज चौहान पीछे वाली सीट पर पसरा सिगरेट के कश ले रहा था। कार तेजी से दौड़ी जा रही थी। 10 मिनट बीत गए। अभी तक शहर की सीमा नहीं आई, सूरज सिंह ने व्याकुल स्वर में कहा। जगमोहन मुस्कुराया। रोक दूं? हाँ, जल्दी रोको। जगमोहन ने कार रोकी। उतरो। लेकिन नोट दे रहा हूं। मैंने कब मना किया है? नीचे उतर और इस तरफ आ, मेरी तरफ। सूरज सिंह जल्दी से उतरा और कार के साथ घूमते हुए स्टीयरिंग सीट के दरवाजे की खिड़की की तरफ पहुंचकर झुककर जगमोहन को देखते हुए बोला, नोट? साथ ही उसने दांत भी फाड़े। ले यार, कहते हुए जगमोहन ने जेब में हाथ डाला और 100 का नोट निकालकर उसकी हथेली पर रखा। सूरज सिंह की आंखें फैल गई। ये क्या है? नोट? लेकिन, सूरज सिंह तेज स्वर में बोला, वो 50 लाख मुझे उस 70 लाख में से देने थे जिन्हें होटल की डकैती में हासिल किया था। हाँ, तेरे को जो 100 का नोट दिया है मेरी नजरों में वो ज्यादा है, क्योंकि होटल में होने वाली डकैती न तो देवराज चौहान ने की थी और ना ही उस पैसे से फूटी कौड़ी इस तरफ आई है। लेकिन यहां से टैक्सी पकड़ और निकल चल। मेरा दिया 100 का नोट खर्च करने की इच्छा ना हो तो पैदल ही पलट जा। अब ये तेरा मामला है और मर्जी भी तेरी है कि तू इसे कैसे खर्च करता है। तुम झूठे हो। सूरज सिंह की आवाज में गुस्सा उभर आया। खिसक ले, कहीं ये नोट भी वापस ना ले लूं। मैं हूं ऐसा ही,
नोट देते वक्त ऐसा लगता है जैसे मेरी जान निकली जा रही हो। मजे कर। कहते हुए जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। पीछे से इंस्पेक्टर सूरज सिंह के पुकारने की आवाज आती रही। इंस्पेक्टर के साथ तुम्हें ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, देवराज चौहान ने कहा। वो इसी लायक था। जो डकैती तुमने नहीं की, बल्कि उसमें तुम्हें फंसाया गया था। दौलत का तो उसमें दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वो उसमें से हिस्सा मांग रहा था। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ ही देर में कार सड़क शहर की सीमा से बाहर आ गई और तेज रफ्तार के साथ दौड़े जा रही थी। प्रिय श्रोताओं, आपको ये उपन्यास कैसा लगा? कृपया अपनी राय से मुझे अवश्य अवगत कराएं। चलिए दोस्तों, मजबूर अर्थात ऊंची छलांग खत्म। मिलते हैं किसी और ऐसी मजेदार कहानी में। ठीक थी कहानी, कम से कम स्पीड अच्छी थी इसकी। आप लोगों को कैसी लगी अवश्य बताइएगा। यहाँ तक के जितने भी कमेंट्स आए हैं, मैंने अब तक उनका ऑलरेडी उत्तर दे दिया है। अगले भाग में अगर किसी का कमेंट आया तो उसका उत्तर उसी भाग के एंड में देंगे। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।